हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपने पावर शेयरिंग सिविक्स के चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, प्लीज जाके देख के आइए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देख लिया था वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और आज बच्चों हम देखने वाले हैं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों जरूरी होती है पावर शेयरिंग। ठीक है बच्चों, तो लिखिएगा, कॉपी में हेडिंग डालिएगा, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है बच्चों, तो क्यों पावर शेयरिंग जरूरी होती है, क्यों बच्चों जरूरी होती है पावर शेयरिंग। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ध्यान से हमारे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे कि क्यों जरूरी होती है, और एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब सुनिएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे घर में क्या होता है ना कि हम अलग अलग तरह के सोचने वाले लोग होते हैं। ठीक है, कोई किसी चीज के बारे में सोचता है। ठीक है, ऐसी एक कंट्री के अंदर, ठीक है, एक कंट्री के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी कंट्री है, तो उसके अंदर अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्ट को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हो कि उन सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो जब ऐसे में क्या हो जाएगा कि एक ही बंदे के पास पावर रहेगी। लेट्स से अगर हिंदू जो हमारा रिलीजन है, इसके पास सारी पावर्स रहेगी, तो ये क्या करेगा, डोमिनेंस करेगा किसके ऊपर, दूसरे रिलीजन के ऊपर, सिखों के ऊपर करेगा। ठीक है, मुस्लिम्स के ऊपर करेगा। तो इस तरह से अगर हम बच्चों सभी कम्युनिटी को थोड़ी थोड़ी पावर दे दें, सारी गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी थोड़ी पावर्स दे दें, तो ये क्या होगा कि ये हेल्प करता है किसको रिड्यूस करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, it it helps to reduce conflict between different groups। ठीक है बेटो, ये क्या करेगा, it helps to reduce conflict between different groups। ठीक है ना, ये क्या करता है, हमें conflict को कम करता है, किन के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। आप कह सकते हो कि कंफ्लिक्ट को कम करता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स के बजाय आप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिएगा बच्चों, क्या होता है जब हम सबको पावर देते हैं ना, जब हम सबको क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो इससे क्या होता है ना, स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है ना, तो इससे क्या बनी रहती है बच्चों, आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है बच्चों, पावर शेयरिंग इंश्योर स्टेबिलिटी। ठीक है ना, ये क्या करती है बच्चों, स्टेबिलिटी को क्या करती है, इंश्योर करती है। ठीक है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या हुई रहती है, इससे इंश्योर हुई रहती है। ठीक है बच्चों, और आप तीसरी चीज देखेंगे, कल हमने डेमोक्रेसी का मतलब समझाया था कि डेमोक्रेसी में अगर सारी पावर्स एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए, ठीक है, सारी पावर अगर एक बंदे के पास ही सेंट्रलाइज हो रही है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चों, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या बढ़ेगा, इससे कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ठीक है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेंस बढ़ेगा। तो क्या होता है कि अगर आप डेमोक्रेसी में पावर को शेयर कर देते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों इससे ये होता है कि डेमोक्रेसी की स्प्रिट बनी रहती है। ठीक है ना, तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, इट इज अ स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी। राइट बेटा, पावर शेयरिंग क्या होती है, डेमोक्रेसी की होती है बच्चों, स्पिरिट होती है, इट इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। राइट, why it is a spirit of democracy, because people are, या आप कह सकते हो because rulers are chosen by the people in democracy।
ठीक है ना, बिकॉज रूलर्स आर चोजन बाय द पीपल इन डेमोक्रेसी, राइट? So these are some points why power sharing is desirable. If CBSE is asked from you why power sharing is desirable, so please answer these points and you can memorize these points to write your answer, right? Now let's proceed further. अब हम किस पर डिस्कस करेंगे? अब हम करेंगे बेल्जियम पर डिस्कशन करेंगे कि बेल्जियम पर अकोमोडेशन कैसे हुआ। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम की, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से इरेज कर देता हूं, उसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसको आप क्या करना है बच्चों, रिवाइज करना है बार बार, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और आपके नोट्स भी मैं साथ साथ बनाते चल रहा हूँ, इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे बेल्जियम की, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा, एग्जाम बुक के अंदर एक आपको केस स्टडी दी हुई है बेल्जियम की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेल्जियम, ठीक है बच्चों, तो ये बेल्जियम जो है आपकी कंट्री है। आप देखेंगे यूरोप के अंदर अगर मैप देखेंगे तो वेस्टर्न यूरोप की लगभग ये कंट्री है, ठीक है ना। तो ये वेस्टर्न यूरोप में है बेल्जियम, वेस्टर्न यूरोप में। और इस बेल्जियम की जो कैपिटल है बच्चों, जो कैपिटल है वो है आपकी ब्रुसेल्स, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है वो क्या है बच्चों, ब्रुसेल्स है, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये जो आपकी कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम, ठीक है। तो लगभग लगभग इसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आप इसकी पॉपुलेशन जो देखेंगे बच्चों, ठीक है ना, लगभग लगभग 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है आपका 10 लाख होता है, ठीक है बच्चों। तो 10 मिलियन की इसकी पॉपुलेशन है। और इसकी पॉपुलेशन में जो इसका एथनिक कंपोजिशन है, ठीक है, एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है बेटा आप जो इसकी अलग अलग सेक्ट्स को मानने वाले, अलग अलग रिलीजियस को मानने वाले जो यहाँ पर लोग हैं, वो इसका एथनिक कंपोजिशन है, ठीक है। और इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एथनिक composition of Belgium is very complex, ठीक है, इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इनका एथनिक कंपोजिशन। और तो इनका जो एथनिक कंपोजिशन है वो किस टाइप का है मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एथनिक कंपोजिशन, ठीक है बच्चों। तो इनका जो एथनिक कंपोजिशन है इसको देख समझने की कोशिश करेंगे कि इनका एथनिक कंपोजिशन है क्या एक्चुअल में। तो इनका ना एथनिक कंपोजिशन में आप देखेंगे तो बच्चों इनका जो फ्लेमिश रीजन है, ठीक है, आपका इनका नॉर्थ साइड में इनका फ्लेमिश रीजन आया हुआ है, ठीक है। तो इनका जो फ्लेमिश रीजन है, ठीक है बच्चों, तो जो इनका फ्लेमिश रीजन है, इनके फ्लेमिश रीजन इनके नॉर्थ में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो वहां पे ना जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, डच स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा इनका जो एथनिक कंपोजिशन है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, वह है आपका वेलोनिया रीजन है इनका, ठीक है। और वेलोनिया रीजन में इनके जो लोग हैं वो है फ्रेंच स्पीकिंग लोग, ठीक है ना, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, ठीक है बच्चों। दोनों समझ में आ रही है। फ्लेमिश रीजन इनका नॉर्थ साइड में, ठीक है। और मिड में, अगर आप मिड में आएंगे ब्रुसेल बेल्जियम के, तो आपको वेलोनिया रीजन मिलेगा जहां पर लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। और तीसरा इनका जो रीजन है वो बेल्जियन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या आपको, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो इनका जो तीसरा है वो है आपका बेल्जियन, बेल्जियन रीजन है। और जहां पर लोग क्या बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है।
तो ये आपका इनका एथनिक कंपोजिशन है, किसका, आपका बच्चों बेल्जियम का, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, राइट। तो ये आपके बुक के अंदर केस स्टडी दी हुई है, ठीक है, किस तरह से इन्होंने लोगों को बांटा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो 59% लोग हैं ना फ्लेमिश रीजन के, 59% जो लोग हैं फ्लेमिश रीजन के, वो आपके डच स्पीकिंग है, ठीक है। और इसी बेल्जियम के अंदर 40% जो लोग हैं बच्चों, 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले लोग हैं, और लगभग 1% जो लोग हैं आपके 1%, ठीक है बच्चों, जो 1% लोग हैं वो आपके जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें जो डोमिनेंस ग्रुप है वो आपका फ्लेमिश रीजन वाला है, जो कि डच लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। और वेलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं, ये थोड़े कम डोमिनेंट होंगे। और बिल्कुल जो माइनॉरिटी बोलते हैं हम, वो आपके बेल्जियंस होंगे या फिर जर्मन स्पीकिंग वाले लोग होंगे। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई, आप बोलेंगे हाँ जी सर, ठीक है। उसके बाद जो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, यहाँ भी लगभग लोग, कुछ लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ लोग कैसे बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। तो इसकी जो ब्रुसेल्स कैपिटल है, इसकी जो ब्रुसेल्स कैपिटल है, इस ब्रुसेल्स में भी लगभग 80% लोग जो हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 20% जो लोग हैं बच्चों ये क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इनका एथनिक कंपोजिशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एथनिक कंपोजिशन पर, तो बच्चों प्लीज आपको लिखना होगा इन वेलोनिया रीजन देयर आर 1% पीपल हु स्पीक्स जर्मन, ठीक है। उसके बाद इन फ्लेमिश रीजन 59% पीपल स्पीक डच, एंड इन वेलोनिया रीजन 40% पीपल्स बिलोंग टू फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज, राइट। तो ये आपका एथनिक कंपोजिशन है, ये सब आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। अब ये चीज दर्शाना क्या चाहती है, ये चीज ये दर्शाना चाहती है कि अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं यहाँ पर निवास करते हैं। तो अब ऐसा हुआ है क्या, ठीक है ना, क्या हुआ ये बेल्जियम में कि ऐसा इतना अलग अलग जो आपकी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, ये क्यों एग्जाम बुक के अंदर दिया हुआ है। तो बेटा ऐसा हुआ कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुए, मेरे पास ध्यान समझना। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे स्टार्ट हुए कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं ना, इन्होंने अपना डोमिनेंस बनाना स्टार्ट कर दिया जर्मन स्पीकिंग के ऊपर और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपके जो लोग हैं ना, ये इनके पास वेल्थ अच्छी थी, ठीक है, इनके पास वेल्थ अच्छी थी, पैसा अच्छा था। तो जब इंसान के पास पैसा ज्यादा होता है तो दूसरे के ऊपर डोमिनेंस लगाना स्टार्ट करता है। दूसरी चीज ज्यादा मात्रा में भी ये लोग ज्यादा, इनकी पॉपुलेशन भी वहां पर है। तो अब क्या हुआ, तो जो यहाँ के बेल्जियम के रीजन जो आपके लीडर्स थे ना, इनको बड़ी चिंता की बात हुई, ठीक है ना। अब इन्होंने चिंता की क्या बात हुई कि बोले यार ऐसे तो हम कन्फ्लिक्ट करते करते खत्म हो जाएंगे, ठीक है, हम वॉर्स कब तक लड़ेंगे, ठीक है, हम इन लोगों की लड़ाई कब तक रोकेंगे। तो इन्होंने एक आइडिया सोचा, क्या सोचा, बोले बोले यार ऐसा करो कि ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दो जहां पे थोड़ी थोड़ी पावर सबको दे दो, और जब थोड़ी थोड़ी पावर तुम सबको दे दोगे तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा था ना पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होती है, तो बोले थोड़ी थोड़ी पावर सबको दे दो, ठीक है। तो जब थोड़ी थोड़ी पावर सबको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा। अब ये बात कब आ रही है सामने, क्योंकि इससे पहले 1970 से लेकर के 1993 तक जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, लगभग इसको 4 टाइम अमेंडमेंट कर दिया गया था, ठीक है ना। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है ना। 4 टाइम्स अमेंडमेंट था, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया गया था, 4 टाइम्स इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया था, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इतनी बात सोचो कि कितने ज्यादा कन्फ्लिक्ट होंगे। तो लास्ट में क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि बेटा हम ऐसा काम करते हैं जिससे कन्फ्लिक्ट ना हो। तो बोले क्या, तो बोले पावर को शेयर कर दो ना। किसको कर दो, पावर को शेयर कर दो। तो पावर को शेयर कैसे करेंगे, तो बोलेंगे यार कि एक काम करते हैं, जो ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं इनके सारे मेंबर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट बनाते हैं, 2 लोग आपके फ्रेंच स्पीकिंग के होंगे, 2 लोग आपके डच स्पीकिंग के होंगे, 2 लोग आपके जर्मन स्पीकिंग के होंगे। इससे क्या होगा कि इक्वल आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और आप जो पॉलिसीज बनेंगी वो तीनों की कंसेंट से यहाँ पर सहमति से बनेंगे, ठीक है। इस चीज को हमको लिखना है। तो इस चीज को बोला जाता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है बच्चों। तो अगला हेडिंग होगा हमारा
अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है बच्चों, अगला हेडिंग डालिएगा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकोमोडेशन इन बेल्जियम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहला पॉइंट लिखेंगे कैसे हुआ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन दी गवर्नमेंट। ठीक है ना, इन दी गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, जितने भी ग्रुप्स थे, ठीक है, इनके जितने भी ग्रुप्स थे उसको वहां से सब इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स को लिया गया। बोले इतने वेलोनिया से आएंगे, इतने फ्लेमिश से आएंगे और इतने यहां से आएंगे। ठीक है ना, और क्या हुआ बच्चों, अब इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आपके पास ना सेंटर की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टेट की गवर्नमेंट होती है, इनके पास थोड़ी पावर्स होती है, इनके पास थोड़ी पावर्स होती है। तो अब अपने कंफ्लिक्ट को और रोकने के लिए बेटा तीसरे लेवल की गवर्नमेंट भी लेके आ जाओ। ठीक है ना, तो इन्होंने यही किया, इन्होंने क्या करा, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट लेकर आए और थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को क्या दिया, ज्यादा पावर दी। ठीक है ना, तो सेकंड क्या किया, दे गिव मोर पावर टू लोकल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, दे गिव मोर पावर टू लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप ज्यादा पावर अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, अपने और सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट को दे देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे। बात समझ में आ गई। और क्या किया, तीसरा ज्यूरिसडिक्शन। देखो अब यहां तुम्हें कंफ्यूजन होगी, व्हाट डू यू मीन बाय सर ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप यहां तक की लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्षेत्र आपका है, आप इतने क्षेत्र तक कानून बना सकते हो, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है ना, तो ज्यूरिसडिक्शन वाज explained by the constitution for levy taxes। ठीक है ना, टैक्सेस को लेवाई करने के लिए कौन कहां तक टैक्स को इम्पोज करेगा, ठीक है, कौन कहां तक अपने एरिया को संभालेगा और कौन कहां तक, ठीक है, यहाँ तक लॉ बनाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे हम समझते हैं इसको, फॉर एग्जांपल जैसे रेलवेज है, तो रेलवेज पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ठीक है, लॉ बनाती है। बैंकिंग है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। बट अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर पे कौन लॉ बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, उसके बाद अगर लोकल, जैसे आप देखोगे कि जो आपके जो ग्राम न्यायालय होते हैं, ठीक है, तो इसको कौन बनाता है, तो इसको भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पर अलग अलग सबका ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ तक ये कानून बना सकते हैं, यहाँ तक ये लॉ बना सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ, चौथा नंबर, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, central and state government, there is a community government, there is a community गवर्नमेंट। ठीक है ना, यहाँ पर तीसरा प्रोविजन उन्होंने क्या बोला कि बोले यार दो गवर्नमेंट तो ठीक है,
बट एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दो जो एक रीजनल लेवल पर लोगों को सिखाएगी क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों के लिए लॉ बनाएगी। इससे क्या होगा कि रीजनल, जैसे कहते हैं ना मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है ये, तो लोग मिट्टी से जुड़े रहेंगे, ठीक है, बहुत नीचे लेवल तक आपके जुड़े रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर थर्ड लेवल का गवर्नमेंट बनाई जिसको इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में पांचवा पॉइंट लिख रहा हूं, इन कम्युनिटी गवर्नमेंट पीपल, ठीक है ना, क्या होता था इसमें पीपल elected from the one language community, ठीक है बच्चों। क्या होता था मैं आपको समझाता हूँ, ये जो 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल कि एक डिफरेंट अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, तो एक ग्रुप के लोग ही उस गवर्नमेंट में लिए जाते थे जो अपने एक ग्रुप को ही देखते थे जिसका दूसरे ग्रुप से कोई मतलब नहीं था। इससे क्या हुआ बेटा, इससे बेल्जियम में कभी भी ना कन्फ्लिक्ट नहीं हुए और ऐसा अकोमोडेशन किया, ऐसी पावर शेयरिंग की। देखो यार, पावर शेयरिंग तो हुई जब आप इक्वल नंबर्स ऑफ पीपल रख रहे हैं गवर्नमेंट में, पावर शेयरिंग हो गई, ठीक है। अब अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे रहे हैं, दैट इज पावर शेयरिंग हो गई। सबका अपना जुरिडिक्शन बना के दे रहे हैं, दैट इज पावर शेयरिंग हो गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के दे रहे हैं, दैट इज पावर शेयरिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट में एक लैंग्वेज के लोग लेके आ रहे हैं, दैट इज पावर शेयरिंग। इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, और कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो कभी सिविल वॉर नहीं होगा, और कभी सिविल वॉर नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और आपका जो नेशन है वो क्या होगा, डेवलप होगा, ग्रो करेगा। दैट्स इट, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, राइट। तो हम यहाँ पर इसको डन करते हैं। यहाँ पर हमने क्या पूरा कर लिया, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। एक लेक्चर बचा हुआ जहां हम देखेंगे श्रीलंका की कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में एक थोड़ी सी कोalition गवर्नमेंट का आपका जो प्रोविजन है वो रह जाएगा और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियोस में हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ मैथ्स एंड एसएसटी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।